हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज मैं एक नया मान हुआ लेकर आ चुका हूँ और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है युंजू सिटी से, जहाँ हम एक बहुत ही लग्जरी ग्रैंड जिया हुआ होटल देखते हैं, जो कि एक सुपर 5 स्टार होटल है। तभी सीन शिफ्ट होता है होटल के एक रूम के अंदर, जहाँ बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है। और इसी दौरान बेडरूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है, जिसका नाम फैंग चाओ है। वहीं फैंग चाओ धीरे से उस लड़की की ड्रेस उठाता है और उसे बड़े ही क्रीपी तरीके से स्मेल करता है। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है और वो मन ही मन कहता है, जिया आओ, इस बात में आखिर तुम्हें अपना बना ही लूंगा। अभी वो अपनी घटिया सोच में डूबा ही होता है कि तभी अचानक रूम के डोर पर बेल बजती है और बाहर से आवाज आती है, सर, आपकी फूड डिलीवरी आ गई है। ये सुनकर फैंग चाओ थोड़ा इरिटेट होता है और डोर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ रहा हूँ। जैसे ही डोर खुलता है, हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर ये चेन होता है। ये चेन बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर, आपकी फूड डिलीवरी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नज़र रूम के अंदर चली जाती है। उसी पल बाथरूम का डोर खुलता है और जिया याओ टॉवल लपेटे हुए गीले बालों के साथ बाहर आती है। वो फैंग चाओ को देखकर कहती है, फैंग चाओ, क्या तुमने मेरे क्लॉथ्स लिए? लेकिन तभी उसकी नज़र डोर पर खड़े ये चेन पर पड़ती है और वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चेन के भी होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और शौक के मारे उसके हाथ से फूड पैकेट फ्लोर पर गिर जाता है। ये देखकर फैंग चाओ गुस्से में चिल्लाता है, ओए बास्टर्ड। और इसी मोमेंट में जिया याओ ये चेन को देखकर अचानक कह उठती है, हनी। ये सुनते ही फैंग चाओ कंफ्यूज हो जाता है। हनी। तभी फैंग चाओ को समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो ये चेन को ऊपर से नीचे तक घूरता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, जिया याओ, तो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड एक फूड डिलीवरी वाला निकला। वो हंसते हुए अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है और मन ही मन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने फैंग जिया याओ के निकम्मे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इसी वक्त ये चेन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है और वो सीधा जिया याओ की आंखों में देखते हुए अपने दिल का दर्द बयान करता है। वैंग जिया याओ, मैं तुम्हारे वैंग फैमिली में 3 साल तक रहा। दिन में 3 बार तुम्हारे फैमिली को खाना खिलाया। वो आगे कहता है, डॉग की गंदगी साफ की, कैट को खाना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल था, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे साथ सही किया। उसकी आवाज़ और भारी हो जाती है जब वो कहता है, इन पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसी बात के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां जिया याओ हमेशा ये चेन को इग्नोर करती थी और कहती थी, मेरे करीब मत आना, जाकर फ्लोर पर सो जाओ। फ्लैशबैक से वापस आते ही ये चेन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मुझे हमेशा लगता था तुम प्रिंसिपल वाली वुमन हो, लेकिन आज तुम किसी और आदमी के साथ मजे कर रही हो। वो आंखों में आंसू लिए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जिया याओ के चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं होती और वो ठंडे टोन में कहती है, क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी वाला है। वो प्राउडली फैंग चाओ की तरफ इशारा करती है और कहती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ फैंग चाओ, फैंग फैमिली के यंग मास्टर, युनजू की फर्स्ट क्लास फैमिली, जिनकी एसेट्स करोड़ों में है। फिर वो ये चेन को गंदी नजरों से देखकर कहती है, सिर्फ इनके जैसे आदमी ही मेरे लायक हैं, तुम जैसे परलोग नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग चाओ जिया याओ के शोल्डर पर हाथ रखता है और एरोगेंट टोन में ये चेन से कहता है, ये देखते हुए कि तुम जिया याओ के हस्बैंड हो, मैं कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा। समझ लो, खाना डॉग्स को खिला दिया। फिर वो और इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर तुम यहीं न्यूज़ पर बैठकर माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुनकर ये चेन मन ही मन कहता है, तुम दोनों कितने शेमलेस हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रिच हो। और इसी मोमेंट पर फैंग चाओ जिया याओ के और करीब आते हुए कहता है, जिया, उसकी चिंता मत करो, हम दोनों। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये चेन आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से फैंग चाओ का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा, एनिमल कहीं के। फैंग चाओ का सांस घुटने लगता है और वो पेन में कराह उठता है। आह, दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे। ये देखकर जिया याओ उल्टा ये चेन पर चिल्लाने लगती है, ये चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? और आगे धमकी देते हुए कहती है, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी पल ये चेन अपनी वाइफ को उस आदमी को बचाते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। वो फैंग चाओ को छोड़ देता है और सिर्फ एक नाम बोल पाता है, वैंग जिया याओ। तभी ये चेन को अपना पास्ट याद आता है, जहां फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये वही फियांसे है जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है। ये चेन मन ही मन सोचता है,
जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे लगा था मैं उसके साथ एक खुश जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में लौट कर वो सोचता है वो सब सिर्फ मेरी विशफुल थिंकिंग थी। जाते जाते वो जिया याओ को एक लास्ट वार्निंग देता है। वैंग जिया याओ, मैं होप करता हूँ एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। और वो मुड़कर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही जिया याओ चीख कर कहती है, रिग्रेट? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम जैसे यूजलेस हस्बैंड का होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं, जहां ये चेन अपनी स्कूटी पर बैठता है और तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, हेलो, टुआन टुआन डिलीवरी। और फोन के दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन की शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल आवाज आती है, जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर वोंग फैमिली के लिए घर जमाई के रूप में आपका 3 इयर्स का कैरेक्टर ट्रायल आज ऑफिशियली खत्म होता है। ये सुनते ही ये चेन थोड़ा सा चुप हो जाता है और ओल्ड मैन आगे बोलता है, अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है। ओल्ड मास्टर ने पहले ही हुआ शेंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और आपको उसका चेयरमैन बनाने का अरेंजमेंट भी हो चुका है। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चेन कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियनियर एयर था, जो सिर्फ एक टेस्ट से गुजर रहा था। ये चेन के फेस के एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होते हैं। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो काम टोन में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर, ये भी जानना चाहते हैं कि आप यंग मैडम के साथ कैसे रह रहे हैं? क्या हमें उन्हें फॉर्मली ये फैमिली में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एयर्स में से एक बनाना चाहिए? ये सुनते ही ये चेन का चेहरा सख्त हो जाता है और बिना सोचे वो तुरंत जवाब देता है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस वर्थ नहीं है। और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे यूनजाओ के सिन चैंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में, जहां हम एक तरफ जिया याओ को देखते हैं और दूसरी तरफ ये चेन को, जो अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तभी जिया याओ वहां आ जाती है और ठंडे और सार्कास्टिक टोन में कहती है, क्या तुम घर से भागने की सोच रहे हो? क्या ये सच में वर्थ इट है, इतनी छोटी सी बात के लिए? उसकी बात सुनकर ये चेन रुक जाता है और उससे सीधा सवाल करता है, तुम्हें लगता है चीटिंग सिर्फ एक छोटी सी बात है? ये चेन के सवाल पर जिया याओ को जरा भी शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी मांगू? फिर वो एहसान जताते हुए आगे बोलती है, तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। भले ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तुम्हें वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इतनी शेमलेस बातें सुनकर ये चेन का पेशेंस फाइनली टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, वांग जिया याओ, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अनगिनत बार पब्लिकली इंसल्ट किया और मारा है, और मैंने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है जब वो कहता है, तुम्हारे अंकल और उनके बच्चों ने मुझे बुली किया और तुम सबने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। तुमने मुझे कभी तुम्हें टच भी नहीं करने दिया और मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट की। और वो आगे बोलता है, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता था, लेकिन आज से मैं ये सब और टॉलरेट नहीं करना चाहता। फिर अपना फैसला साफ शब्दों में सुनाते हुए ये चेन कहता है, वांग जिया याओ, चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स का नाम सुनते ही जिया याओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चेन, तुम्हारी मुझसे डिवोर्स मांगने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसे डराने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर तुम इतने यूजलेस नहीं होते तो मैं क्यों? और हाँ, मत कहना मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। डिवोर्स के बाद ना तो तुम कई 100 स्क्वायर मीटर के लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। उसकी यह धमकी सुनकर ये चेन एक ठंडी और सार्कास्टिक हंसी हंसता है और कहता है, एक लग्जरी अपार्टमेंट, एक ऑन्डी, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेन का यह काम और इनडिफरेंट एटीट्यूड देखकर जिया याओ की ईगो पूरी तरह हर्ट हो जाती है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, मेरी वांग फैमिली कम से कम युनजो में एक नियर फर्स्ट क्लास फैमिली है, जिनकी एसेट्स बिलियन में है। तुम्हारे जैसे पुअर लड़के का मेरे हस्बैंड होना ही पूरी तरह अनवर्ती है। और गुस्से में वो और तेज चिल्लाती है, ठीक है, डिवोर्स। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मेरी शादी तुम्हारे जैसे लूजर से करवा दी। ये चेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा कहता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन तभी जिया याओ थोड़ा रुक कर बोलती है, कल नहीं हो पाएगा। कल मेरी ग्रैंड माँ का 80th बर्थडे है और पूरी फैमिली को सुबह 10 बजे से पहले उनके घर पर गैदर होना है। फिर वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये डिसीजन पिछली जनरेशन ने लिया था। मुझे पहले अपनी फैमिली के साथ इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये सुनकर ये चेन सिर्फ इतना कहता है,
तो जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर देना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वह अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया याओ पागलों की तरह चिल्लाती है, पेस्टर्ड लूजर, तुम मुझे डिवोर्स देकर पक्का रिग्रेट करोगे। बस कुछ ही दिनों में तुम रिंगते हुए वापस आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन ये चेन उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाता है, जहां तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो, और दूसरी तरफ से वही ओल्ड मैन बोलता है, यंग मास्टर, कार कॉर्नर के पास आपका वेट कर रही है। ये सुनते ही ये चेन मुड़कर देखता है और वहां एक नहीं बल्कि ब्लैक रोल्स रॉयस का पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है। हर गाड़ी के पास ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, जो ये चेन को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला ऑफर करता है, यंग मास्टर, एम्ब्रेला। लेकिन ये चेन उसे मना कर देता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, रेन मेरा माइंड क्लियर करने में मदद करती है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आगे बढ़कर ये चेन के शोल्डर पर एक महंगा कोट डाल देता है, और जैसे ही वो कोट पहनता है उसका पूरा औंदरा बदल जाता है। फिर वो हैवी वॉइस में सिर्फ एक ऑर्डर देता है, चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय मूव करता है, आसपास खड़े लोग यह सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। क्राउड में से आवाजें आती हैं, वाओ रोल्स रॉयस, और कोई और चिल्लाता है, ये सब रोल्स रॉयस है, ये क्या हो रहा है। ऊपर अपार्टमेंट की विंडो से जिया याओ भी यह शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। वह कंफ्यूज होकर खुद से सोचती है, इतनी सारी रोल्स रॉयस यहां से क्यों जा रही हैं? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान यहां आया था? उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह इंपॉर्टेंट इंसान वही था जिसे उसने अभी घर से निकाला है। इसी के साथ हमें यह फैमिली के बारे में बताया जाता है कि दुनिया सिर्फ रॉथशिल्ड, डूपॉन्ट और मॉर्गन जैसी मिस्टीरियस फैमिली को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में यह फैमिली है, जिनके एसेट्स 100 बिलियन से ज्यादा हैं। फिर भी वो बेहद लो की रहते हैं, और तुम रिच लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं ढूंढ पाओगे। सीन चेंज होता है और ये चेन एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है, जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है, यंग मास्टर, इस तरफ। और यही हमें बताया जाता है कि यह फैमिली अपने एयर्स को कैसे प्रिपेयर करती है, जहां नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट 3 साल की एज से ही स्क्रीनिंग और ट्रायल से गुजरते हैं। 5 साल की एज में मार्शल आर्ट्स, पियानो और वायलिन एक साथ सीखते हैं, और 18 ईयर्स तक वो पहले ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी का 4 ईयर्स का बिजनेस स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ स्टडीज ही नहीं बल्कि कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए फैमिली एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। इसी बात पर यह चेन को याद आता है वो दिन जब 3 साल पहले ये फैमिली एस्टेट में उसके ग्रैंडपा ने उसे ऑर्डर दिया था। ये चेन, मैं तुम्हारी मैरिज बैंक फैमिली में यूंजो की एक सेकंड क्लास फैमिली के साथ एक कॉमन मैन के रूप में अरेंज कर रहा हूं। तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। जिसके जवाब में ये चेन ने कहा था, हाँ ग्रैंडपा, मैं समझ गया। प्रेजेंट में वापस आते हुए ये चेन हेलीकॉप्टर में बैठा सोचता है, उस वक्त मैंने अपनी मर्जी से यह ट्रायल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मैंशन पर लैंड करता है। गार्ड उसे ग्रीट करते हैं, यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह ये चेन अपने रियल घर और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वापस आ चुका होता है। वो मैंशन की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, मैं ये चेन वापस आ चुका हूँ। सीन फिर शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह 10 बजे युंजो सीसान विला एरिया में, जहां बैंक फैमिली की ओल्ड मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है और सब लोग उन्हें विश कर रहे होते हैं, ग्रैंड मान हैप्पी बर्थडे, और मॉम आप 200 साल जी। तभी क्राउड में से कोई जियाओ उससे पूछता है, अरे वो लूजर ये चेन नहीं आया? जियाओ थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, वो शायद काम पर गया है। ये सुनते ही वांग शाओजी और वांग वायान हंसकर बोलते हैं, काम? खाना डिलीवर करना? और वांग शाओजी गुस्से में कहते हैं, वो हमारी बैंक फैमिली के लिए एक धब्बा है। एक बार मेरी मसर्राती से टकरा गया था और मेरी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स को बताने की वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुनकर ओल्ड मैडम बैंक भड़क उठती है और ऑर्डर देती है, उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ। उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ग्रैंड माँ का गुस्सा देखकर जियाओ पैनिक में कहती है, ग्रैंड माँ आज वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंड माँ शौक में चिल्लाती है, क्या डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स लेने की परमिशन किसने दी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज करवाई थी? इस पर जियाओ तुरंत रोने का ड्रामा शुरू कर देती है, घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, ग्रैंड माँ, मैं ग्रैंडपा की लास्ट विश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन ये चेन उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसका बाहर किसी और वुमन के साथ अफेयर चल रहा है, और साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि फैमिली को यह कभी नहीं पता चलना चाहिए कि पहले चीटिंग उसने खुद की थी। अगर लिव इन सन इन लॉ ये चेन उसे छोड़ना चाहता है तो गेम पलट देना ही बेहतर है। जियाओ की यह बात सुनते ही ग्रैंड मान और ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, क्या? वो एनिमल? 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए मैंशन दिया, चलाने के लिए लग्जरी कार्स दी, और फिर भी वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सका और दूसरी औरतों के पास चला गया।
तभी वांग शाओ जी बीच में बोल पड़ता है, ज़ियाओ बुरा मत मानना कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुमने उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये चेन दूसरी वुमेन ढूंढ रहा हो, या फिर तुम अपनी प्योरिटी इसलिए बचा रही थी ताकि उसे डिवोर्स देकर कोई नया रिच हस्बैंड ढूंढ सको। उस इडियट को तो ये समझ भी नहीं आया होगा। लेकिन ग्रैंड माम का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और वो सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे ज़ियाओ ने कुछ भी किया हो, फिर भी ये चेन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई राइट नहीं है। उस एनिमल को अभी के अभी यहाँ बुलाओ, मैं आज उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रैंड माँ का ऑर्डर सुनते ही ज़ियाओ डरते हुए हाँ हाँ कहती है और तुरंत फ़ोन मिलाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चेन दूसरी तरफ से पूछता है, क्या बात है? और ज़ियाओ अकड़ के कहती है, ग्रैंड माँ तुम्हें यहाँ बुलाना चाहती है। लेकिन ये चेन बिना सोचे सीधा जवाब देता है, नहीं आ रहा, और इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। ये देखकर ज़ियाओ गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, इसने मेरे फेस पर फोन कट करने की हिम्मत कैसे की। फिर वह ग्रैंड माँ को बताती है, वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रैंड माँ का टेम्पर पूरी तरह से हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती है, एक घर जमाई की औकात डॉग से ज्यादा नहीं होती और फिर भी इतनी हिम्मत की टैंट्रम दिखाए। शाओ जी, तुम जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। शाओ जी खुश होते हुए कहता है, ठीक है, और मन में सोचता है कि ये चेन को फिर से पीटने का परफेक्ट मौका है। ये कहकर वह वहां से निकल जाता है। शाओ जी के जाने के बाद ग्रैंडमान सब लोगों को एड्रेस करती हैं और कहती हैं, मैंने आज सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल ही हुआ शिंग ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। किसी को नहीं पता वो कौन है और कहाँ से आया है। फिर वो समझाती हैं, अभी हम 70 मिलियन की एक फाइनेंसिंग डील नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तुम सब जानते हो कि हमारी डिंग चिंग रियल एस्टेट हमेशा हुआ शिंग ग्रुप के साथ कोलाबोरेट करती आई है। इसलिए हुआ शिंग ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना हमारी वोंग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां हम ये चेन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, यंग मास्टर, आप अभी भी कुरियर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर यह चेन शांत टोन में जवाब देता है, आज कुरियर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। मैंने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूँ, और मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी बताने का वक्त नहीं आया। दुश्मन को खुले में देखना ज्यादा इजी होता है जब मैं अंधेरे में रहूं। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वहीं हम वांग शाओ जिए को अपनी कार में ये चेन को लेने आता हुआ कॉल पर बोलता है, हेलो ये चेन, मैं वांग शाओ जिए बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम? चलो बात करते हैं। और ये चेन बिना डरे कामली जवाब देता है, मैं लुवियान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूँ। वांग शाओजिए ठंडी हंसी के साथ कहता है, मैं बस अभी वहां आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। और कुछ ही देर बाद शाओजिए अपनी कार को फुल स्पीड में लाता है। ये चेन के पास आकर जोर से ब्रेक मारता है, फिर कार का ग्लास नीचे करके एटीट्यूड के साथ कहता है, गाड़ी में बैठो, ग्रैंड मां तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही ये चेन बिना रुके सीधा जवाब देता है, भले ही तुम्हारी ग्रैंड माँ वांग जियाओ के लिए बैक करें, कोई फायदा नहीं है, मैं यह डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। ये चेन की बात सुनते ही शाओजिए भड़क उठता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी ग्रैंड माँ तुमसे बैक करेंगी, वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देना चाहती है। इस पर यह चेन कामली पूछता है, फैमिली जस्टिस किस बेसिस पर? यह सवाल सुनते ही शाओजी और भड़क जाता है और उंगली उठाकर ब्लेम लगाता है, किस बेसिस पर? तुमने बाहर एक फकिंग वुमन ढूंढी है, चाहे जो भी हो, वांग जियाओ अभी भी वांग फैमिली की मेंबर है। तुमने वांग फैमिली के साथ गलत किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। यह सुनते ही ये चेन धीरे से अपना हेलमेट उतारता है और सरप्राइज के साथ पूछता है, मैंने बाहर वुमन ढूंढी है, क्या वांग जियाओ ने यह कहा? और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसता है। उसकी हंसी देखकर शाओजी चिढ़कर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ये चेन का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन गुस्से में कहता है, वांग जियाओ, वो शेमलेस औरत, लोगों को बुली करने की भी एक लिमिट होती है। ये चेन के इस बदलते हुए ऑरा को देखकर शाओजिए के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चेन का एक्सप्रेशन सडनली इतना स्कैरी क्यों हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे देख रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, नहीं, मैं पक्का गलत देख रहा हूँ, इस यूजलेस ट्रैश के पास ऐसी ऑरा कैसे हो सकती है? और फिर वो अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए ऑर्डर देता है, ट्रैश, जल्दी कार में बैठो, पहले होटल के एंट्रेंस पर जाकर न्यूज़ पर बैठना, बर्थडे बैंकवेट खत्म होने के बाद अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना, और फिर डिवोर्स के लिए ग्रैंड मांग के इंस्ट्रक्शन सुनना। शाओजिए की बकवास सुनते ही ये चेन सीधा मना कर देता है। मैंने कहा, मैं नहीं जा रहा। ये सुनते ही शाओजिए कार का डोर खोलकर बाहर निकलता है और थ्रेटन करता है, लगता है तुम्हारी स्किन में फिर से इचिंग हो रही है, और वो ये चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं मारूंगा। लेकिन उसके हाथ उठने से पहले ही ये चेन घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पर मारता है, जिससे शाओजी पेन में चिल्लाता है, आ, और गुस्से में बोलता है, तुम ट्रैश, तुमने वापस फाइट करने की हिम्मत की। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेता है और चीखता है, मैं ग्रैंड माँ के लिए फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तुम्हें काट कर मार दूंगा। और ये कहते ही वो नाइफ से तेज अटैक्स करने लगता है, स्विश स्विश स्विश। लेकिन ये चेन बड़ी आसानी से उसके सब अटैक्स डॉज करता है और एक प्रिसाइज हिट से उसके हाथ पर मारकर नाइफ गिरा देता है।
इसके तुरंत बाद ये चेन उस पर पंचेस की बारिश कर देता है और शाओजी के फेस को पूरी तरह पीट देता है। कुछ ही सेकंड्स में शाओजी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है, आओ आओ। शाओजी की हालत खराब करने के बाद ये चेन ठंडे टोन में वार्निंग देता है, वापस जाओ और वांग फैमिली को बता देना मैं अब उनका डॉग नहीं हूं जो बुलाने पर आए और हाथ हिलाने पर चला जाए। जब तक मैं खुद ना चाहूं कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। जमीन पर पड़े शाओजी गुस्से में चिल्लाता है, तुम तुम लिव इन सन इन लॉ, बस रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम वॉन हाउस होटल का नज़ारा देखते हैं। नज़ारा, वहाँ ओल्ड मैडम वैंग वेट कर रही होती हैं और तभी यहाँ पर शाओ जे भी आ जाता है और ये देखकर वो हैप्पी होते हुए कहती हैं, शाओ जे हमेशा की तरह एफिशिएंट है। लेकिन तभी शाओ जे कार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और रोता है, ग्रैंड माँ। शाओ जे का सूजा हुए फेस देखकर ग्रैंड माँ शॉक हो जाती हैं और पूछती हैं, मेरे अच्छे ग्रैंडसन, तुम्हें इस तरह किसने मारा, किसने तुम्हें हिट किया? शाओ जे रोते हुए कंप्लेंट करता है, ग्रैंड माँ वो वांग जियाओ का यूजलेस हस्बैंड था जिसने मुझे मारा। ये सुनते ही पास खड़े शाओ जिये के डैड वांग जी चियांग एंगर से रेड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस यूजलेस चीज ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत की? मैं उसे डेड चाहता हूँ। तभी इधर शाओ जिये रिक्वेस्ट करता है, पुलिस को बुलाएं ग्रैंड माँ। इस पर ग्रैंड माँ मना करते हुए समझाती हैं, ये एक फैमिली मैटर है, टेंशन मत लो, मैं पक्का उसे वो पनिशमेंट दिलवाऊंगी जो वो डिजर्व करता है। ऐसी शेमफुल बात पुलिस को बुलाने से न्यूज़ इजिली फैल जाएगी। फिर ग्रैंड माँ जी चियांग की तरफ मुड़ती है और ऑर्डर देती है, जी चियांग, मुझे पता है तुम अंडरवर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स को जानते हो, उन्हें उस एनिमल को एक हार्ड लेसन सिखाने दो और उसे वापस मेरे पास लाओ। जी चियांग तुरंत मान जाता है और कहता है, जी। हाफ आवर बीत जाता है और सीन हुआयान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में शिफ्ट होता है, वहां ये चेन चल रहा होता है। तभी तो बड़े गूंज उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, ये चेन है ना, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये चेन समझ जाता है और कहता है, फिर से वॉन्ग फैमिली ने भेजा है, राइट। आज फूड डिलीवर करने का मेरा लास्ट डे है, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर गुण एंगर में कहता है, तुम टोस्ट रिफ्यूज कर रहे हो सिर्फ फॉफेट पीने के लिए। पहले इसके हैंड्स तोड़ दो, फिर हम बात करेंगे। और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां से सिर्फ चीखने की आवाजें आती हैं और उस सभी को पीटने के बाद ये चेन अपनी डिलीवरी बैग चेक करता है और रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है, लकीली काम इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी उनमें से एक गुण हिम्मत करके पीछे से अटैक करने के लिए उठता है और चिल्लाता है, रुख। ये सुनते ही ये चेन बिना पीछे मुड़े बस एक जोरदार बैकहैंड पंच मारता है, जिससे वो गुण हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। ये चेन वापस अपना बैग चेक करता है और कहता है, लकीली टेक आउट, ठीक है। इसके बाद वो अपनी स्कूटर पर बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए कहता है, बस एक लास्ट ऑर्डर बचा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉन हाउ होटल की तरफ, जहां वॉन्ग फैमिली की पार्टी चल रही थी। और तभी वांग जीचियांग घबराया हुआ अपनी मॉम को बताता है, मॉम, जो प्रोफेशनल गूंज मैंने हायर किए थे वो ये चेन के हाथों क्रिपल हो गए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैडम वॉन्ग शॉक हो जाती हैं और एंगर में पूछती हैं, क्या क्या कोई नहीं है जो इस एनिमल को हैंडल कर सके? उनकी ये बातें सुनकर आसपास खड़े गेस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में विस्पर्स करने लगते हैं, माय गॉड, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या वो यूजलेस लिव इन सन इन लॉ एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? तभी पास खड़ा एक ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैडम, मिस्टर माकुन जो युंजाओ में 2121 डिलीवरी के जनरल एजेंट हैं, वो बर्थडे की विश देने आए हैं। ये नाम सुनते ही जी चियांग अपनी मॉम से कहता है, क्या ये चेन का बॉस नहीं है? मॉम, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि 2121 डिलीवरी के जनरल एजेंट माकुन हाथ में एक महंगी वाइन बॉटल लिए अंदर एंटर करते हैं। वह बड़े अदब के साथ आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओल्ड मैडम वांग, मैंने सुना है आपको ड्रिंक करना पसंद है। ये लीजिए, 90 रोमनी कॉन्टी की एक बॉटल स्पेशली आपके लिए। हैप्पी बर्थडे और दुआ करता हूँ आप लंबी और हेल्दी जिंदगी जिए। इसके बाद ओल्ड मैडम वैंग गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। वो धीमी आवाज में कहती हैं, शुक्रिया प्रेसिडेंट माँ। उनका मूड देखकर मांग कुन थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है और पूछता है, ओल्ड मैडम वैंग, क्या बात है, आप थोड़ी अपसेट लग रही हैं? तभी ओल्ड मैडम गहरी सांस लेते हुए जवाब देती हैं, बॉस माँ, मुझे आप पर हंसने का डर नहीं, लेकिन हमारी वैंग फैमिली इस वक्त एक सीरियस फैमिली ट्रबल से गुजर रही है। उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए जी चियांग बीच में बोल पड़ता है, क्या आपको ये चेन याद है, मेरे छोटे भाई के फैमिली का वो घर जमाई? ये सुनकर मां कुन थोड़ा हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है, आप कह रहे हो कि उस घर जमाई ने सिर्फ चीट ही नहीं किया बल्कि आपके यंग मास्टर को जख्मी भी कर दिया? इसके बाद मां कुन मन ही मन सोचता है, उस घर जमाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई वैंग फैमिली को प्रवोक करने की। फिर वो अफसोस भरे टोन में कहता है, अफसोस की बात है युन जो में मेरे ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वरना मैं खुद उस एहसान फरामोश बेकार इंसान को सबक सिखाता। ये सुनते ही जी चियांग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं बॉस माँ, आप बहुत हम्बल हैं, आप इस मामले में एक्चुअली मदद कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा आगे झुककर कहता है, वो कमीना आपका एम्प्लॉय है, टू वन डिलीवरी में काम करता है। ये सुनकर माँ कुन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्या ये चेन टू वन डिलीवरी का एम्प्लॉय है?
सच्चाई कंफर्म होते ही उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ जाती है और वो कहता है, प्रेसिडेंट वैंग, ये मामला अब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद माकुन तुरंत अपना फोन निकालता है और कॉल लगाता है। हेलो लिटिल चाय, चेक करो ये चेन की एम्प्लॉय आईडी और उसकी करंट लोकेशन। फिर शातिर मुस्कान के साथ ऑर्डर देता है। गुड, उसे तुरंत एक ऑर्डर असाइन करो। लोकेशन वन हाउ ग्रैंड होटल। 15 मिनट बाद हम ये चेन को होटल के बाहर पहुंचते हुए देखते हैं। वो फोन पर कहता है, मिस्टर मा, आपका फूड डिलीवरी आ चुका है। मैं वन हाउ होटल के एंट्रेंस पर हूँ। दूसरी तरफ से मानकुन ठंडे टोन में कहता है, अंदर लेकर आओ। ये चेन होटल को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वॉन हाउ ग्रैंड होटल युनजो का बेस्ट बर्थडे बैंकवेट होटल है। वांग जियाओ की पूरी फैमिली यहीं होगी। फिर वो फोन पर पोलाइटली कहता है, होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी ड्राइवर को अंदर अलाउ नहीं होता। प्लीज आप बाहर आकर ले लीजिए। इधर अंदर खड़ा माकुन ओल्ड मैडम के साथ होता है। फोन पर कहता है, ठीक है। एंट्रेंस पर वेट करो और फोन काट देता है। तभी बाहर खड़ा ये चेन अचानक कई फुट स्टेप्स की आवाज सुनता है और समझ जाता है, डैमेंट ये भी एक ट्रैप है। और तभी मांगकुन ओल्ड मैडम वैंग और पूरी वैंग फैमिली के साथ बाहर आता है और रिस्पेक्टफुली ओल्ड मैडम को रास्ता दिखाते हुए कहता है, ओल्ड मैडम वैंग, इस तरफ। फिर माकुन सीधा ये चेन के सामने आकर अकड़ के साथ ऑर्डर देता है, अपनी यूनिफॉर्म और वर्क बैज उतारो, अभी के अभी। कंफ्यूज ये चेन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसके कंफ्यूजन का मजाक उड़ाते हुए शाओजिए जोर से हंसता है और कहता है, इडियट, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे टॉप बॉस हैं, माकुन टू वन डिलीवरी के जनरल एजेंट। तभी माकुन धमकी भरे टोन में कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं मैनेजर के से कॉल करवा देता हूँ। इसी वक्त ये चेन का फोन बजता है और कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मैनेजर चिल्लाता है, ये चेन, तुमने प्रेसिडेंट माँ को कैसे ऑफेंड कर दिया? तुम ऑलरेडी फायर हो चुके हो। मैनेजर की बात सुनकर ये चेन का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दोनों साथ फूट पड़ते हैं और वो मन ही मन सोचता है, मैं अपना डिलीवरी करियर पीसफुली खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बास्टर्ड ने सब बर्बाद कर दिया। तभी माकुन चीखता है, जल्दी करो, कपड़े उतारो, तुम फायर हो, और प्रेशर बनाते हुए जोर से बोलता है, स्ट्रिप सब उतार दो। गुस्से में ये चेन अपनी जैकेट उतार देता है। ये देखकर शाओ जे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जोर जोर से हंसता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा है। उसके बाद जी चियांग भी आगे आता है और ताना मारता है, बेकार चीज, अब कहाँ गई तुम्हारी एरोगेंस? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की थी ना? ये चेन उन सबको इग्नोर करते हुए कामली कहता है, बॉस माम, सुना है इस साल आपका 2-1 डिलीवरी के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। ये सुनकर माकुन शौक और गुस्से दोनों में आ जाता है। मन ही मन सोचता है, इसे कैसे पता? लेकिन ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? और फिर ये चेन डिक्लेयर करता है, रिन्यूअल डिस्कस करने के लिए कैपिटल जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। ये सुनते ही माकुन भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम कहते हो मैं एजेंट नहीं बन सकता तो मैं एजेंट नहीं बन सकता। क्या तुम जानते हो 2-1 डिलीवरी के सीईओ के साथ मेरे रिलेशनशिप कितने टाइट हैं? तभी वहां बैठी ओल्ड मैडम वांग बीच में इंटरफेयर देती है और एंगर से चीखती है, ये चेन एनिमल न्यूज पर बैठो। वो सबके सामने अनाउंस करती है, आज सभी गेस्ट के सामने मैं तुम पर फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगी। पहले तुमने चीट किया और जियाओ के साथ गलत किया, फिर तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा। लेकिन ये चेन उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और पलटकर जवाब देता है, ओल्ड थिंग ड्रीम्स देखती रहो, मैं क्यों न्यूज पर बैठूं? ये चेन की बदतमीजी देखकर ओल्ड मैडम उसे पुरानी बात याद दिलाती है। 3 इयर्स पहले जब तुमने हमारी वॉन्ग फैमिली में मैरिज की थी, तुमने पर्सनली प्रॉमिस किया था। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारा वो पुराना प्रॉमिस अभी भी काउंट करता है? एक बार तुमने वॉन्ग फैमिली के लिए कुछ हार्मफुल किया तो तुम मेरी वॉन्ग फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे? इस पर यह चेन बिना डरे चेस्ट चौड़ा करके कहता है, जो मैं ये चेन कहता हूँ वो नेचुरली काउंट करता है। उसकी यह बात सुनते ही ओल्ड मैडम तुरंत ऑर्डर देती हैं, अच्छा, मेरी वॉन्ग फैमिली का जायंट ड्रैगन रूलर लेकर आओ। जिस पर जी चियांग तुरंत कहता है, जी। अगले ही पल एक चमचमाता हुआ गोल्ड का ड्रैगन रूलर लाया जाता है। इस कैरी वेपन को देखकर बताया जाता है कि इस चीज से फेस पर मार खाने से कम 3 डेज तक पेन होता है। कुछ और हिट्स और फेस सड़ जाएगा। रूल ओल्ड मैडम एंगर में जी चियांग को ऑर्डर देती हैं, मेरे लिए इसे 20 टाइम्स मारो। और जी चियांग रूलर हाथ में लेते हुए कहता है, जी। तभी जियाओ के डैड वांग जीवान आगे आते हैं और कहते हैं, मॉम, ये मेरी गलती थी कि मैं अपने सन इन लॉ को ढंग से डिसिप्लिन नहीं कर पाया। मुझे पर्सनली इसे लेसन सिखाने दीजिए। लेकिन उसी वक्त जियाओ आती है और अपने डैड के हाथ से वो रूलर छीन लेती है और कहती है, मुझे करने दीजिए, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसे मारने दीजिए। और गाइस, इस मनुहा के चैप्टर्स अभी तक इतना ही आया था और ये मनुहा कैसा है, कमेंट करना और बताना। और तब तक के लिए बाय बाय। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था। माहौल पूरी तरह गर्म था क्योंकि जियाओ गुस्से में वह जायंट ड्रैगन रूलर अपने हाथ में लेकर ये चन को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन ये सीन देखकर ये चन एक अलग ही मूड में नजर आता है। उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है और वह सीधा जियायाओ की हिपोक्रेसी पर वॉर करता है।
वो ताना मारते हुए कहता है कि पहले तुमने चीट किया, ऊपर से मुझे ही चीटिंग के लिए फ्रेम किया। क्या ये सब काफी नहीं था? जो अब तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारना चाहती हो? ये बोलने के बाद वह रुकता नहीं है, बल्कि अपने सार्काज्म का लेवल और बढ़ा देता है। वह बड़े ही कड़वे शब्दों में कहता है, वाह गुड वाइफ, मैंने सच में एक ऐसी गुड वाइफ से शादी की है जो सदियों में मुश्किल से मिलती है। ये चिन की यह कड़वी सच्चाई सुनकर जियायाओ को मिर्ची लग जाती है और वह गुस्से में करके मुंह फेर लेती है। लेकिन अगले ही पल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और वहां मौजूद लोगों के सामने अपनी पावर दिखाने के लिए वह जोर से ऐलान करती है कि यह उसका हस्बैंड है और अगर कोई इसे मारेगा तो वह हक सिर्फ उसका है। अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करते हुए वह मन ही मन सोचती है कि आखिर ये चन उसका आदमी है, वह दूसरों को उसे कैसे मारने दे सकती है, क्योंकि अगर कोई और उसे मारेगा तो ये इनडायरेक्टली उसके खुद के मुंह पर थप्पड़ होगा। जियाओ अभी अपनी ये जस्टिफिकेशन दे ही रही थी कि तभी सिनेरियो चेंज होता है। अचानक पास खड़ा शाओ जे आगे लपकता है और बिना किसी वार्निंग के झटके से जियाओ के हाथ से वह ड्रैगन रूलर छीन लेता है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वह लाल होकर ये चन पर चिल्लाता है, ये चिन्ह साले कुत्ते। हथियार हाथ में आते ही शाओ जी का कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है और वह पूरी ताकत से ये चन की तरफ बढ़ता है। वह धमकी देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? देख, आज मैं तेरा चेहरा कैसे बिगाड़ता हूं। वह रूलर हवा में लहराते हुए ये चन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह रूलर ये चन को लगती, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये चन बिजली की तेजी से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। इस पॉइंट पर शाओ जे अभी कुछ समझ पाता या रिएक्शन कर पाता, उससे पहले ही ये चन पलटवार करते हुए एक जोर का थप्पड़ सीधा शाओ जे के मुंह पर जड़ देता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि शाओ जे दर्द से चीख पड़ता है। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद सारे गेस्ट शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वैन फैमिली के घर जमाई ने सच में वैन फैमिली के ही पोते पर हाथ उठा दिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अपने पोते को पिटते देख ओल्ड मैडम वैन का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच जाता है। वह चीख पड़ती है, बास्टर्ड, तुझे अंदाजा भी है कि यहाँ कितने ब्यूरो चीफ्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं? वह ये चंद को कॉन्सिक्वेंसेज याद दिलाते हुए डराती हैं कि वो लोग तुझे यहीं स्पॉट पर अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं। इतनी बड़ी धमकी सुनने के बावजूद ये चंद बिल्कुल रिलैक्स खड़ा रहता है। वह बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि मुझे लगता है यहाँ मौजूद सारे गेस्ट ने साफ साफ देखा होगा। वह वैन शाओ जिए था जिसने पहले मुझ पर वेपन से अटैक किया। अपनी सफाई देते हुए वह क्लियर करता है कि मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तभी भीड़ में से एक गेस्ट आगे आता है और सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करते हुए कहता है कि लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम वैन फैमिली का जस्टिस मानने को तैयार हो, पर जब पनिश होने की बारी आई तो तुम अपनी बात से पलट गए। वह आदमी ये चंद को जज करते हुए सवाल उठाता है कि इतना अनरिलायबल होना क्या तुम्हें लगता है यह किसी मर्द को शोभा देता है? उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बाकी गेस्ट्स भी बोल पड़ते हैं कि बिल्कुल सही, ये बंदा अपनी बात का पक्का नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये चन उनकी बात काटता है और अपनी शर्त रखता है। वह कहता है कि मैं वैन फैमिली का जस्टिस मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैंने कुछ गलत किया हो। यह सुनते ही ओल्ड मैडम वैन गुस्से से फट पड़ती है और चिल्लाती है कि तुमने जियाओं की पीठ पीछे बाहर औरतों को ढूंढा और मेरे पोते को भी पीटा। क्या यह काफी नहीं है? लेकिन यह बात सुनकर अब यह चन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वह पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सबके सामने सच्चाई रखता है कि इन 3 सालों में मैंने वैन जियाओ को पूरे दिल से चाहा है। कभी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटका। फिर वह चिल्लाकर असली सच बाहर लाता है कि चीटिंग करने वाली तो आपकी पोती है। कल ही उसने जिया हुआ होटल में फैंग चाओ के साथ रूम लिया था। आप चाहे तो रूम रिकॉर्ड्स चेक करवा सकती हैं। यह नाम सुनते ही भीड़ के बीच हंगामा मच जाता है। सब हैरान होकर बातें करने लगते हैं कि फैंग चाओ, क्या यह फैंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर फैंग चाओ है? कोई और बीच में बोल पड़ता है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि वैन फैमिली अपने दामाद के लिए फैंग फैमिली के किसी लड़के को ढूंढ रही थी। लगता ये सच है। भीड़ में गॉसिप शुरू हो जाती है कि वैन फैमिली और फैंग फैमिली का सोशल स्टेटस वाकई में मैच करता है। लेकिन वैन जियाओ को दूसरी शादी करने से पहले डिवोर्स तो ले लेना चाहिए था ना। शादीशुदा होते हुए चीटिंग करना सही नहीं है ना। कुछ लोग जियाओ पर ताना मारते हुए हंसते हैं कि ऐसा लगता है युंजू की नंबर 1 ब्यूटी उतनी भी शरीफ नहीं है जितना लीजेंड्स में सुनने को मिलता है। अपनी इज्जत उछलते देख जियाओ घबरा जाती है और तुरंत कवर अप करने लगती है। वो ग्रैंड मॉम और सब लोगों से कहती है कि इसकी बकवास मत सुनिए। मैं कल फैंग चाओ से सिर्फ बिजनेस डिस्कस करने मिली थी। वो खुद को बचाने के लिए लॉजिक देती है कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा डिंग चैंग रियल एस्टेट आजकल कैपिटल रेस कर रहा है। मैं बस यंग मास्टर फैंग के पास फाइनेंसिंग डिस्कस करने गई थी। जियाओ के इस बात पर यह चंद तुरंत पलटवार करता है और सीधा सवाल पूछता है कि क्या बिजनेस डिस्कस करने के लिए तुम्हें होटल रूम लेने की जरूरत थी?
क्या बात करने के लिए बाथरोब पहनना जरूरी था? वह भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुमने यहाँ सबको बेवकूफ समझ रखा है? माहौल गर्मा ही रहा था कि तभी कुछ लोग दरवाजे की तरफ देखकर चिल्ला उठते हैं, अरे यंग मास्टर फैंग आ गए। एक और आदमी हंसता और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फैंग चाओ वहां पहुंचता है और पूछता है कि यहाँ सबके साथ क्या चल रहा है। फैंग चाओ को देखते ही जियाओ दौड़कर उसके पास जाती है और बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि यंग मास्टर फैंग, हमारा ये घर जमाई जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मेरा आपके साथ अफेयर चल रहा है। वह रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है कि जल्दी से सबको बता दीजिए कि कल मैं सच में आपसे बिजनेस डिस्कस करने ही आई थी। जिया याओ की बात सुनकर फैंग चाओ मन ही मन गुस्से से उबल पड़ता है। वह सोचता है कि यह सॉफ्ट राइस खाने वाले बेकार आदमी ने सच में इतने लोगों के सामने मेरा और वंग जियाओ का मैटर खोल दिया। लेकिन ऊपर से शांत रहते हुए वह भीड़ को संभालता है और कहता है कि आप सब लोग प्लीज इस बेकार आदमी ये चंद की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जियाओ और मैं इनोसेंट है। वह सफाई देते हुए बोलता है कि कल यह मेरे पास बस एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। फिर वह पूरी अकड़ के साथ ये चंद की तरफ मुड़ता है और चैलेंज करता है कि ये चंद तुम कह रहे हो कि मेरा जियाओ के साथ अफेयर है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो या फोटो एविडेंस है? ये बोलते हुए वह मन ही मन खुश होता है, क्योंकि उसे पता है सबूत मिट चुके हैं। वह सोचता है कि और जो एक रिकॉर्डिंग इसे प्रूफ कर सकती थी, वह मैंने अपने कनेक्शन यूज करके डिलीट करवा दी है। वह कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि कल होटल में ये चंद ने अपना फोन निकाल कर फोटो या रिकॉर्डिंग नहीं की थी। वह देखना चाहता है कि यह लिव इन सन इन लॉ आखिर कहना क्या चाहता है। अपनी बात को और स्ट्रांग करने के लिए फैंग चाओ सबके सामने एक नई कहानी बनाता है। वह कहता है कि दोस्तों, ये चंद मेरे बारे में ये झूठी अफवाह एक्चुअली एक दूसरी वजह से फैला रहा है। वह ये चंद की बेइज्जती करने के लिए बताता है कि शायद सबको नहीं पता, लेकिन वंग फैमिली का ये घर जमाई पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम भी करता है। फिर वह एक झूठा किस्सा सुनाता है कि कल मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया था और इत्तेफाक से ये वही डिलीवरी बॉय निकला। भीड़ को अपनी तरफ करते हुए वह कहता है कि किसने सोचा था इसका एटीट्यूड इतना टेरिबल होगा। उसने मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना जमीन पर फेंक दिया। वह बात खत्म करते हुए कहता है कि इसीलिए मैंने इसे 1 स्टार बैड रेटिंग दे दी। बस यही वजह है इसके गुस्से की। अपनी बात को साबित करने के लिए वह तुरंत भीड़ में मान की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इत्तेफाक से तुवान तुवान डिलीवरी के एजेंट बॉस माम भी यहीं मौजूद है। फिर वो बॉस माँ से कहता है कि बॉस माँ, जरा इसके कल के डिलीवरी रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। ये सुनते ही बॉस माँ अपना फोन निकालते हैं और चेक करके कंफर्म करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर फैंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल इसे सच में एक 1 स्टार बैड रेटिंग मिली थी। वह डिटेल देते हुए आगे बोलते हैं कि और वजह थी इसका घटिया एटीट्यूड। इसने डिलीवरी जमीन पर फेंक दी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा यंग मास्टर फैंग ने बताया। और ये बात सुनते ही वहां मौजूद गेस्ट्स ये चंद को घिनौनी नजरों से देखने लगते हैं और कमेंट्स पास करते हैं कि वाह, इस घर जमाई की सोच तो सच में कितनी घटिया है। कोई और ऐड करता है कि सही बात है, नीचे लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल नाली के चूहों की तरह। तीसरा बंदा कंक्लूड करता है कि तो ये सब बैड रेटिंग का बदला था। सच में कितना लो क्लास इंसान है। सबकी बातें सुनकर ये चंद सीधा जियाओ की तरफ देखता है और सवाल करता है कि मैंने वो डिलीवरी जमीन पर क्यों फेंकी थी? क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन करने में मदद नहीं करोगी? लेकिन जियाओ उस पर ही इल्जाम लगा देती है और कहती है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो। तुम्हारी बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कमजोर है। और उसके मुंह से यह बात सुनकर यह चंद जोर जोर से हंसने लगता है। वह हंसते हुए ताना मारता है, वाह क्या बात है, काम में मेहनती नहीं, क्या बर्दाश्त करने की क्षमता है। फिर वह मन में अफसोस करता है कि ये चंद इस मतलबी औरत से तुम्हें अभी भी क्या उम्मीदें बची हैं। इसके बाद वह सीरियस होकर सबके सामने पूछता है कि तुम लोग कहते हो मैं बाहर औरतों को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सुनते ही ओल्ड मैडम बैंक सवालिया नजरों से जियाओ की तरफ देखती है, जिसके जवाब में जियाओ डर के मारे अपना सर ना में हिला देती है। सबूत ना होने पर ओल्ड मैडम बैंक बात बदल देती है और कहती है कि चूंकि तुमने से किसी के पास सबूत नहीं है, तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन तुमने मेरे पोते को मारा, ये बात ऐसे ही खत्म नहीं की जा सकती। और ये बात सुनकर ये चंद जवाब देता है कि उसने ल्यूवियन रेजिडेंशियल कम्युनिटी के एंट्रेंस पर मुझ पर चाकू से हमला किया था। वह लॉजिक देते हुए कहता है कि वहाँ कैमरेस लगे हैं और कम्युनिटी सिक्योरिटी भी गवाही दे सकती है। मैं कानून के दायरे में रहकर बस खुद को बचा रहा था। वह सीधा चैलेंज करता है कि अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो चलिए पुलिस को बुला लेते हैं। अगर मैं अंदर गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि वह भी बचकर नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर ओल्ड मैडम बैंक तिलमिला उठती है और ताना मारती है कि ठीक है, 3 साल मेरी बैंक फैमिली की रोटियां तोड़कर तुम काफी काबिल हो गए हो,
वह गुस्से में पूछती है कि मेरे पोते को मारने के बाद क्या अगला कदम मुझे मारने का है। लेकिन ये बात सुनकर ये चंद शांति से कहता है कि ओल्ड मैडम बैंक, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। वह वादा करते हुए बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक पैंग शाओजी फ्यूचर में मुझे पहले प्रवोक नहीं करेगा, मैं उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लूंगा। फिर वह अपनी आखिरी मांग रखता है कि मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे और वंग जियायाओ को डिवोर्स लेने की इजाज़त दे देंगी। डिवोर्स का नाम सुनते ही ओल्ड मैडम बैंग गुस्से में कहती है, अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर वह जोर से ऐलान करती है, दोस्तों आप सब जानते हैं कि 3 साल पहले मेरी बैंक फैमिली ने घर जमाई को अपनाया था। यह शादी मेरे लेट हस्बैंड ने तय की थी। इन 3 सालों में हालांकि जियायाओ खुश नहीं थी। वह अपनी बात कंटिन्यू करती है। बड़े बुजुर्गों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जियायाओ के पेरेंट्स ने मुझसे कई बार डिवोर्स की बात की, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। यह सुनकर मेहमानों में खुसफुसुस शुरू हो जाती है और फिर वह आगे बोलती है, मेरी पोती वंग जियाओ सबके प्यार की वजह से युनजाओ की नंबर 1 ब्यूटी मानी जाती है और कौन किसके काबिल नहीं है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपना आखिरी फैसला सुनाती है कि आज इस ये चंद ने मेरे पोते को मारा और मेरी पोती और फैंग फैमिली के दोस्त को बदनाम किया। वो चिल्लाकर डिक्लेयर करती हैं, मैंने फैसला किया है कि मैं अब अपने लेट हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश को और नहीं मानूंगी। मैं ऐलान करता हूँ कि ये चंद अब से मेरी वोंग फैमिली का दामाद नहीं रहेगा। इसी वक्त से उसे मेरी वोंग फैमिली से बाहर निकाला जाता है। ये सुनते ही जी चियांग वेटर को ऑर्डर देता है, वेटर सेलिब्रेशन के लिए सबको ड्रिंक सर्व करो, और फिर उसके बाद माहौल बदल जाता है। वेटर सभी को वाइन सर्व करता है और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वोंग फैमिली के फैसले से खुश होकर सारे गेस्ट्स उन्हें बधाई देने लगते हैं। मुबारक हो ओल्ड मैडम वोंग, मुबारक हो जियाओ, सब एक सुर में बोलते हैं और माहौल में गजीब सी खुशी छा जाती है। लोगों का कहना था, बधाई हो, एक बेकार इंसान से छुटकारा मिल गया। आखिरकार अब आप जियाओ के लिए कोई बराबर का रिश्ता ढूंढ सकती हैं। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो ये चन को कभी भी इस फैमिली का हिस्सा मानते ही नहीं थे। तभी इस सेलिब्रेशन के बीच वोंग जियाओ की माँ सुलान आगे आती हैं और अटेंशन ग्रैब करते हुए कहती हैं, आप सबका शुक्रिया। वैसे मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। वो बड़े गर्व से कहती हैं, हमारी ज़ियायाओ और ये चंद पिछले 3 सालों से अलग अलग सोए हैं। इसने हमारी ज़ियायाओ का हाथ तक नहीं छुआ है। और बात को और क्लियर करते हुए वो जोर देकर कहती हैं, ज़ियायाओ अभी तक वर्जिन है। इस पॉइंट पर अपनी माँ की यह बात सुनकर ज़ियायाओ शर्म से लाल हो जाती है। मॉम, लेकिन ये बात सुनकर ये चंद मन ही मन सोचता है कि ये और कुछ नहीं, बस बिजनेस है। वो एनालाइज करता है, ये वोंग जियाओ की चॉइस है, फैमिली द्वारा किसी सामान की तरह आंका जाना, ताकि आखिर में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला उसे खरीद सके। मतलब साफ था, उसकी वर्जिनिटी का ढिंडोरा पीट कर वो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे थे। इसके बाद ये चंद भी वहां रखा एक वाइन ग्लास उठा लेता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। वो ग्लास जियाओ की तरफ बढ़ाते हुए एक आखिरी सार्कास्टिक कमेंट पास करता और कहता है, वोंग जियाओ, तुम्हें मुबारक हो। आखिरकार तुम अपने लिए एक ऐसा मर्द ढूंढ सकती हो जो तुम्हारे बराबर का हो। और ये बात सुनकर जियाओ अपनी पुरानी अकड़ में वापस आ जाती है। उसे लगता है कि ये चन अभी भी उसके हाथ से निकलने से डर रहा है। इसलिए वो अकड़ कर कहती है, अगर तुम अभी घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं दादी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिलहाल तुम्हें डिवोर्स ना दें। उसकी यह बात सुनकर ये चंद गुस्से और नफरत से भरा जवाब देता है। वो उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और उल्टा चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगू। बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है कि ये चंद की नज़र में अब जियायाओ की कोई इज्जत नहीं बची थी। और फिर वो वाइन ग्लास को पलटकर सारी शराब जमीन पर बहा देता है, जो कि एक सीधा अपमान था, और आगे कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो। और दोस्तों, इसी जबरदस्त सीन और ये चन के इस फाइनल रिजेक्शन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये चेन का ये रवैया देखकर जायो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कल तक उसकी हर बात मानता था, आज वह उसे रिजेक्ट कर रहा है। वह मन ही मन सोचती है, ये चेन, ये नीच और घटिया आदमी आज पागल हो गया है क्या? ये तो सीधा बगावत पर उतर आया है। गुस्से और बेइज्जती से तिल मिलाते हुए वह चिल्लाती है, तुम! लेकिन अपनी बात वहीं रोककर वो तुरंत अपनी ग्रैंड माँ की तरफ मुड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि असली पावर वहीं है। वह शिकायत करते हुए कहती है, ग्रैंड माँ, इसे सिर्फ डिवोर्स देकर छोड़ देना तो इसके लिए बहुत बड़ा छुटकारा होगा। इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। इसने हमारी बेइज्जती की है। पास खड़ा शाओ जे, जो पहले से ही यह चेन से चिढ़ा हुआ था, वह भी मौके का फायदा उठाते हुए हाँ में हाँ मिलाता है। वह अपना सूजा हुआ चेहरा सबको दिखाते हुए कहता है, सिस्टर जियायो बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इससे सबक सिखाना ही होगा। जरा मेरा चेहरा तो देखिए, इसने क्या हाल किया है। यह सिर्फ मेरी चोट नहीं, वांग फैमिली पर हमला है।
अपने पोते की यह हालत और पोती की बेइज्जती देखकर ओल्ड मैडम वांग का फैसला और भी सख्त हो जाता है। उनके लिए यह अब सिर्फ डिवोर्स का मामला नहीं, बल्कि फैमिली की नाक का सवाल बन गया था। वह कहती हैं, टेंशन मत लो, मेरे वांग फैमिली के लोगों को बुली करना इतना आसान नहीं है। फिर वह वहां खड़े सभी मेहमानों को एड्रेस करते हुए जोर से बोलती हैं, ताकि सब सुन सकें। आप सब सुनिए, इस ये चेन ने मेरी पोती की जवानी के कीमती 3 साल बर्बाद किए हैं, और तो और मेरे पोते को भी पीटा है। इसने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। वह अपनी बात को और वजन देते हुए आगे कहती हैं, मेरी वांग फैमिली पिछले काफी सालों से युंजू में है। हमारी भी कुछ इज्जत और रेपुटेशन है यहाँ। अगर हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो मुझे डर है कि फ्यूचर में लोग हमारी वॉन्ग फैमिली को सीरियस लेना बंद कर देंगे। लोग सोचेंगे कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए वह सबके सामने एक रिक्वेस्ट रखती है। यहाँ मौजूद आप सभी लोग युंजू की अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के बिग शॉट्स हैं। आप लोगों का एक रुतबा है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इसकी कमाई का हर रास्ता काट दीजिए। इसे एहसास होना चाहिए कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ग्रैंडमान वांग की यह बात सुनते ही वहाँ खुस-खुस शुरू हो जाती है। लोग आपस में हैरानी से बातें करने लगते हैं। वांग फैमिली ये चेन का लाइवलीहुड खत्म करना चाहती है। मतलब ये चाहते हैं कि यह चेन युंजू में खाना तक न खा सके। ये तो सीधा पेट पर लात मारने वाली बात हो गई। कोई कहता है, आखिरकार एक घर जमाई ने वांग फैमिली की नाक कटवा दी है और ऊपर से खुद डिवोर्स भी मांग रहा है। गुस्सा तो आएगा ही। तो कोई दूसरा बंदा हैरान होकर बोलता है, पर वह बस एक छोटा सा लिव इन सन इन लॉ ही तो है। क्या इतना बड़ा एक्शन लेना जरूरी है? ये तो शेर का शिकार करने के लिए पूरी फौज बुलाने जैसा है। तभी इस डिस्कशन को तोड़ते हुए भीड़ से फांग चाओ आगे आपा है। वह वांग फैमिली के नजरों में अच्छा बनने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहता और ऐलान करता है, फांग फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए मैं वांग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। भीड़ में लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं। अरे, ये तो फांग फैमिली का बड़ा बेटा है। वही फैमिली जिनका युंजू में अफोर्डेबल लग्जरी होटल चेन का सबसे बड़ा शेयर है। इनका सपोर्ट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। अपनी पावर शो करते हुए फैंग चाओ ये चेन को धमकी देता है। मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद युंजू में 4 स्टार से नीचे का कोई भी होटल या गेस्ट हाउस तुम्हें चेक इन नहीं करने देगा। तुम्हें सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। वह एक स्टेप और आगे बढ़ता है और गंदे तरीके से मुस्कुराता है। उसके दिमाग में यह चेन के लिए सिर्फ नफरत है। वह मन ही मन कहता है, ये चेन फ्यूचर में मैं ना सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ सोऊंगा, बल्कि तुझ जैसे बच्चे को जमीन पर रेंगने और मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तेरी औकात मैं तुझे दिखाऊंगा। फैंग जाओ की बात खत्म होते ही मानो जैसे कॉम्पिटिशन शुरू हो गया हो, एक और आदमी आगे आता है। सब लोग सुनिए, मैं जोंग वेई हूँ। लू वाई, लू शान वाई, शान और त्यान के आन त्यान रेस्टोरेंट्स का ऑनर। वो अपनी पावर और एक्सपीरियंस दिखाते हुए कहता है, मैं पिछले 20 सालों से युंजू के कैटरिंग बिजनेस में हूँ। मैं भी वांग फैमिली का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ ताकि यह चेन की कमाई बंद की जा सके। इस शहर में खाना मिलेगा या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। फिर वह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस सर्कल में मेरे जितने कनेक्शन हैं उसके दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह चेन युंजू के किसी भी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम भी नहीं कर पाएगा। वेटर बनना तो दूर, इसे झूठे बर्तन धोने का काम भी नहीं मिलेगा। अभी वह चुप हुआ ही था कि तभी मा कुन, जो खुद को पीछे नहीं रखना चाहता था, वह भी आगे आता है और कहता है, छोटे भाई मा कुन, जो युंजू में तवान तवान डिलीवरी का जनरल एजेंट है, मैं भी यह चेन की लाइवलीहुड काटने में वांग फैमिली का साथ दूंगा। वह यह चेन को सीधी वार्निंग देते हुए कहता है, ये चेन अब फूड डिलीवरी करने के बारे में सोचना भी मत। सिर्फ हमारी तवान डिलीवरी ही नहीं, तुम किसी और सर्विस के लिए भी डिलीवरी नहीं कर पाओगे। हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। इतने सारे लोगों को अपने खिलाफ खड़ा देखकर ये चेन घबराता नहीं है, बल्कि आराम से काउंट करने लगता है। होटल, वेटर, फूड डिलीवरी, ये दो इंडस्ट्रीज तो मुझे पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर चुकी हैं। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। फिर वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सवाल करता है, क्या और कोई इंडस्ट्री बची है? अगर है तो वो भी सामने आ जाए। ये सुनते ही एक आदमी आगे आता है और चिल्लाता है, मैं गोल्डन माइंड केटीवी का सीईओ हूँ। तुम युंजू के किसी भी केटीवी या बार में वेटर बनने का सपना भी मत देखना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर ये चेन जोर से हंसता है। उसे इनकी कोशिशें बच्चों का खेल लगती हैं। बहुत बढ़िया। क्या और कुछ भी है? सब एक साथ ही बोल दो। तभी शाओजे को कुछ याद आता है। उसे रियलाइज होता है कि यह चेन सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वह सोचता है, रुको, ये कमीना ये चेन लड़ने में बहुत तेज है। क्या यह बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई करेगा? अगर इसने ये किया तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। वह सबको वार्न करते हुए कहता है, दोस्तों सावधान रहिए। ये चेन ये जानवर कुंफू जानता है और इसकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगता है ये युंजू के अमीर लोगों के पास जाएगा और उनका प्राइवेट बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई करेगा। इस रास्ते को रोकना जरूरी है। फिर वह भीड़ से पूछता है, आप में से कौन इसका यह रास्ता भी बंद कर सकता है? कौन है जिसका इन्फ्लुएंस सभी अमीर लोगों पर चलता हो? यह सुनकर हॉल में अचानक शांति छा जाती है और लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। युंजू में तो बहुत सारे अमीर लोग हैं। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह युंजू के सभी अमीर लोगों को जानता है और उनके सामने अपनी चला सकता है ना? ऐसा कोई एक इंसान तो मुश्किल ही मिलेगा।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारी नज़र एक सोफे पर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो इन सबसे बेखबर शान से बैठी थी। उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि वह इन सबसे अलग है। उस लड़की को देखते ही वैंग जी चियांग के होश उड़ जाते हैं। वह दंग रह जाता है और मन में सोचता है, ये खूबसूरत लेडी कौन है? ये कब आई? मैंने नोटिस क्यों नहीं किया? अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह कोई मामूली मेहमान नहीं है और वह घबरा कर तेजी से आगे बढ़ता है। ओह, प्रेसिडेंट किन कब आई? मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने डोर से आपका वेलकम नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ कौन उसे पहचान नहीं पाता और हैरानी से पूछता है, प्रेसिडेंट वैंग, ये ब्यूटी कौन है? हमें भी इंट्रोड्यूस करवाइए। आखिर ये है कौन जिनके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? जी चैंग उसे घूरते हुए सोचता है। माँ कौन, तुम सच में युंजाओ में गवार ही रह गए हो? तुम इस लेडी को नहीं जानते? तुम्हारी इग्नोरेंस तुम्हें महंगी पड़ेगी। फिर वह सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए गर्व से कहता है, ये हुआशिन ग्रुप की फेमस वाइस प्रेसिडेंट है, किन होंग यांग। प्रेसिडेंट किन, इनका नाम ही काफी है। नाम सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सबके चेहरों पर शौक साफ दिखता है। क्या यह इतनी बड़ी ब्यूटी हुआशिन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है? लोग हैरानी से बातें करने लगते हैं। हालांकि हुआशियों का प्रेसिडेंट हमेशा एक डिवाइन ड्रैगन की तरह रहा है, जिसकी सिर्फ परछाई दिखती है पर चेहरा नहीं। इसलिए मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट किन की पावर बहुत ज्यादा है। कंपनी का असली चेहरा यही है। कोई दूसरा ऐड करता है, सही कहा। कंट्री में इंटरनेशनली जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन के बड़े ऑर्डर्स मिले थे, वो सब इन्होंने पर्सनली साइन किए थे। ये कहा जा सकता है कि वह एक आदमी के नीचे पर 10,000 लोगों से ऊपर है। इनकी पावर का कोई मुकाबला नहीं। ये सारी बातें सुनकर ये चेन उस लड़की की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि हुआशेंग ग्रुप तो उसकी ही प्रॉपर्टी है। वह मन ही मन सोचता है, ओह, मेरी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये मेरे लिए काम करती है। इधर वैंग जी चियांग प्रेसिडेंट किन को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। वह मक्खन लगाते हुए बड़ी शान से कहता है, वैसे तो युनजाओ में बहुत सारे अमीर लोग हैं। मेरी वैंग फैमिली ने काफ़ी लोगों से दोस्ती बनाई है, लेकिन हम मुश्किल से सिर्फ 2/3 लोगों को ही जानते हैं। फिर वह आगे कहता है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो युनजाओ के सभी अमीर लोगों को जानता है और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखता है, तो मुझे यकीन है कि पूरे युनजाओ में वह सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट किन है। इनकी पहुंच सबसे ऊपर है। माँ कौन भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट किन की स्टनिंग ब्यूटी के साथ वह शायद वह चीज़ है जिन्हें युनजाओ के सारे अमीर लोग जानना चाहते हैं। ये सुनकर किन होंग यांग थोड़ा सार्कास्टिक हो जाती हैं। उन्हें यह चापलूसी पसंद नहीं आई। वह कहती हैं, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा युनजाओ के सारे अमीर लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। उसकी यह तीखी बात सुनकर माँ कौन घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। सॉरी, सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई थी। मेरा वह मतलब नहीं था। लेकिन ऊपर से माफी मांगने के बावजूद माँ कौन मन ही मन कुछ और ही सोच रहा होता है। वह अपनी लार घटकते हुए गंदी सोच रखता है। इतनी बड़ी ब्यूटी का हुआशंग का वाइस प्रेसिडेंट बनना, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ तरीके यूज नहीं किए होंगे। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी जी चियांग मौका देखते ही अपने मतलब की बात पर आता है। प्रेसिडेंट किन, प्लीज एक्शन लीजिए और इस ये चेन की कमाई काट दीजिए। आपका एक शब्द ही काफी होगा। साथ ही वह मन में कैलकुलेशन करता है, मेरी वैंग फैमिली ने हुआशिन ग्रुप से 70 मिलियन की फाइनेंसिंग पाने के लिए हाल ही में इस वाइस प्रेसिडेंट किन को काफी सारे बेनिफिट्स दिए हैं। उम्मीद है वह हमारा साथ देंगी। इसी बीच किन होंग यांग अपने बैग से एक सिगरेट निकालती है और अपने होठों के बीच दबा लेती है। उनका अंदाज बिल्कुल बेपरवाह था। ये देखते ही वहां खड़े सारे मर्द पागलों की तरह अपने अपने लाइटर निकालकर आगे बढ़ते हैं, ताकि वह सबसे पहले उनकी सिगरेट जला सकें और उनकी नजरों में आ सकें। लेकिन किन होंग यांग उन सबको ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे वह वहां है ही नहीं। वह अपनी उंगली से इशारा करती है और भीड़ में खड़े ये चेन को आवाज देती है, इधर आओ। ये देखकर ये चेन मन में सोचता है, मेरी कंपनी की ये वाइस प्रेसिडेंट, जिससे मैं कभी मिला नहीं हूं, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी सब कुछ छोड़कर मुझे बुला रही है। फिर वह पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? किन होंग यांग सीधा ऑन ऑर्डर देती है, तुम मेरे लिए सिगरेट जलाओ। ये सुनते ही सभी लोग दंग रह जाते हैं। वह आपस में फुसफुसाते हैं। प्रेसिडेंट किन ने एक्चुअली उस यूजलेस कचरे को अपनी सिगरेट जलाने के लिए कहा। हम सब यहाँ खड़े हैं और उन्होंने उसे चुना। मुझे समझ नहीं आ रहा उस बेकार कचरे के पास ऐसी क्या खासियत या टैलेंट है। शायद वह उसे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन सबको हैरान करते हुए ये चेन सीधा मना कर देता है। मेरे पास लाइटर नहीं है। लोग फिर से शौक हो जाते हैं। लाइटर नहीं है? यहाँ इतने सारे लाइटर मौजूद हैं। क्या तुम्हें मांगना नहीं आता? ये एक्चुअली पब्लिकली युनजाओ की वेल्थी सर्कल की टॉप गॉडेस किन होंगयांग को मना कर रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। ये सुनते ही किन होंगयांग अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और ये चेन के पास आती है। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और ही था। वह उसके बिल्कुल करीब आकर पूछती है, नाम? और यह बात सुनकर ये चेन पूछता है, क्या नाम? किन होंगयांग फिर से जोर देकर कहती हैं, तुम्हारा नाम। ये चेन थोड़ा इरिटेटेड टोन में कहता है, क्या तुम्हें सुनाई कम देता है?
क्या अभी वांग जी छेंग ने नहीं कहा कि मेरा नाम ये चेन है? तुम्हें बार बार पूछने की क्या जरूरत है? ये सुनकर वांग जी छेंग गुस्से में चिल्लाता है, पेस्टर्ड! तुम्हें प्रेसिडेंट किन से बदतमीजी करने की परमिशन नहीं है। अपनी हद में रहो। लेकिन किन होंग यांग हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। उन्हें यह चेन का यह एटीट्यूड पसंद आ रहा था। वो ये चेन की ओर करीब आती है, इतना करीब कि उनके बीच फासला ना के बराबर रह जाता है। वह अपना हाथ ये चेन के सीने पर रखती है और कहती है, ये चेन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सरनेम वही है जो हमारे हुआशे ग्रुप के नए अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट का है। मैं तुम्हें बचने का एक रास्ता देना चाहती हूँ, इस कोइंसिडेंस का फायदा उठाओ। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और धीरे से कहती है, ध्यान से देखने पर तुम एक्चुअली दिखने में काफी अच्छे लगते हो। तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है। फिर वह एक ऐसा ऑफर देती है जिसने सबको हिला कर रख दिया। मेरी रिक्वेस्ट सुनो और फिर मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने दूंगी। कैसा लगा? ये सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। लोग चीख पड़ते हैं, प्रेसिडेंट किन उस लड़के ये चेन को बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों? हम उसे बर्बाद करना चाहते हैं और ये उसे जॉब दे रही है। इतनी बड़ी ब्यूटी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना, क्या इस प्रेसिडेंट किन का दिल उस लड़के पर आ गया है? ये तो किस्मत पलटने वाली बात हो गई। दूर खड़ी जाए आओ, ये सब देखकर गुस्से और कंफ्यूजन में जल भुन जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी को वह निकालना चाहती थी, उसे इतनी बड़ी लेडी क्यों बचा रही है। वह सोचती है, स्किन होंग यांग का मतलब क्या है। और गाइस, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय।